नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो का विषय रहेगा, एक तो SWP के बारे में चर्चा कर लेंगे कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आदमी को करना चाहिए या कब तक करना चाहिए, उसके क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। दूसरी जो वीडियो की सबसे बड़ी चर्चा रहेगी वो रहेगी आदमी अपनी ना तो विल बनाता है ना ट्रस्ट बनाता है, और फिर ये फैमिली लड़ाई झगड़े के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। वॉरेन बफेट का कहना है कि कभी भी एक ही बास्केट में अपने सारे अंडे नहीं डालने चाहिए। या जो SWP करना चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप SWP करो तो किसी भी इक्विटी फंड से ना करो। कोई भी करते हैं क्या है, ज़्यादातर गलतियां क्या होती हैं लोगों से कि किसी भी म्यूचुअल फंड में SWP डाल लेते हैं। सपोज करो 1 करोड़ रुपए डाले, और 1 करोड़ रुपये का अगर मतलब एनुअली उन्होंने इंटरेस्ट 12% का भी म्यूचुअल फंड ने ग्रोथ दी तो आपके 12 लाख हुए। तो लोग बाग क्या गलती कर लेते हैं, उसमें से वो 6% के आसपास का विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल देते हैं, लगभग 50,000 रुपये मंथली, तो मतलब 6 लाख रुपये विड्रॉल। लेकिन साथियों एक बाय मिस्टेक हो जाती है कि अगर किसी भी साल उस आपकी म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न दे दिया, तो क्योंकि पहली बात रिटर्न नेगेटिव आ रहा, दूसरा आपने उसमें से जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है वो आपने लगा रखा है। तो SWP कभी भी जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में डालें तो पहले ये ध्यान रखें कि फंड देखो 2-3 तरह के होते हैं। तो आप क्या है कि एक डेट फंड रखें। डेट फंड मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वहाँ का जो फिक्स रिटर्न होता है 8-10% के आसपास, वहाँ से आप SWP डालें। और जो आपने एक बड़ा फंड 1 करोड़ रुपए के आसपास में तैयार किया है उसको पहले 1-2 साल ग्रोथ होने दें, ताकि अगर सपोज करो आपने 1 करोड़ रुपए डाला और उसने 1 साल 2 साल नेगेटिव रिटर्न दे दिया और आपने उसमें से SWP निकाल रखा, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर रहे हो, आप अपनी ही कैपिटल में से पैसा निकाल रहे हो। और कुछ समय बाद आप जो मन में विचार करके बैठे हो कि हमारी SWP बढ़ के हो जाएगी दुगनी, वो ऐसा नहीं होगा और उल्टा कम हो जाएगी। आप समझो अगर आपकी जो कैपिटल है ना वो 1 करोड़ से घट के 50 लाख रह गई ना, तो आपको 50 लाख से 1 करोड़ जाने के लिए साथियों 100% का रिटर्न चाहिए। ये आदमी हमेशा गलती कर देता है SWP डालते समय कि यार वो क्या करता है, किसी भी म्यूचुअल फंड को अच्छे से म्यूचुअल फंड को पकड़ लिया और उसने उसमें 1 करोड़ रुपये निवेश किया और उसकी SWP डाल दी। लेकिन वो ये गलती कर देता है कि अगर उस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न देना चालू कर दिया नेगेटिव का, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो म्यूचुअल फंड है वो नेगेटिव रिटर्न भी देते हैं, नहीं भी परफॉर्म नहीं कर पाते। कोई इतना थोड़ी है का परफॉर्म करेंगे इसको गारंटी है। कोई डेट फंड थोड़ी है कि ना आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर रखा आपको देंगे ही ना। तो उसी सिचुएशन में आपका जो कैपिटल है एक तो वो कम हो गया, और कैपिटल कम होने के चलते आपने उसमें SWP डाल रखी, तो आप अपने कैपिटल से ही पैसा निकाल रहे हो। और जब आप अपने कैपिटल से पैसा निकाल रहे हो तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है ना वही कम होता चला जाएगा। आप 1 करोड़ की जो उम्मीद करके बैठे हो कि यार मेरा पैसा भी पूरा बना रहेगा, 50,000 रुपये मंथली मेरे को एक तरह से पेंशन टाइप से आती भी रहेगी, तो ये उल्टा फंस जाते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखें कि यार जब भी आप SWP डालें, SWP डालने से पहले जो फंड है ना उन फंड को एलोकेशन देख लें कि डेट फंड है, हाइब्रिड फंड है, इक्विटी फंड है, तो कितना लेना। तो इक्विटी फंड को पहले बढ़ने दें। अगर बात करें फंड कितने प्रकार के होते हैं, देखो क्या म्यूचुअल फंड ना आपको ना डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे एक तो आपने देखा होगा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, एक आपने देखा होगा डेट म्यूचुअल फंड, एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, है ना। तो इसमें क्या है, जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है ना, इसमें से कुछ हिस्सा आपका गोल्ड बॉन्ड में लगा होता है, कुछ उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा होता है, कुछ इक्विटी में होता है। जो इक्विटी फंड होता है वो डायरेक्ट पूरा का पूरा इक्विटी में पोजीशन लगा होता है उसका। और कुछ होता है सेंसेक्स इंडेक्सेस वगैरह रहते हैं, उसमें सेंसेक्स की कंपनियों में लगा रहता है। कुछ निफ्टी को उसका जो बेंचमार्क रहता है वो निफ्टी रहता है। कुछ कुछ जो फंड होते हैं वो फंड होते हैं सेक्टोरियल फंड। जैसे कोई आईटी को लेकर सेक्टोरियल फंड है तो वो आईटी से रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं उनमें निवेश करेगा। कोई है एफएमसीजी या कंज्यूमर, सपोज करो कंजप्शन से रिलेटेड फंड है, तो जितनी भी कंजप्शन से रिलेटेड कंपनियां हैं वो उन्हीं के अंदर निवेश करेगा। चाहे तुम्हारा उसमें डाबर है, मैरिको है, नेस्ले है, हिंदुस्तानी यूनिलीवर है, तो जो कंजप्शन से रिलेटेड कंपनियां हैं ये उसी में निवेश करेगा। तो पहले उसका बेंचमार्क देख लें कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना जा रहे हैं उसका बेंचमार्क क्या है, और उस बेंचमार्क के आधार पे ही आप देखें, आगे डिसीजन लें कि भाई हमारा, जैसे मान लो तुम्हारा एक निवेश करने का रेशो क्या होना चाहिए, तो आप अपनी एज में से जितनी आपकी करंट एज है 100 में से उतनी एज हटा दें
और बाकी एलोकेशन करें फंड वाइज। जैसे सपोज करो वॉरेन बफेट ने एक कहावत कही है, वॉरेन बफेट कहते हैं कि भाई सभी अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन। तो जब हम पोर्टफोलियो एलोकेशन के समय पर जाते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि सपोज करो आपके पास में 100 रुपया है, तो 100 रुपये में से 20 रुपया आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हो, और 20 रुपया आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो, 20 रुपया आप जो है ना डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, और जो 20 रुपया है आपका वो म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। 20-25 रुपये 30 रुपये आप रिस्क के अनुसार अपनी इक्विटी में आ सकते हो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में, मतलब जिसे स्टॉक मार्केट बोलते हैं। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा, बहुत से कंपनी राइट में भी निवेश करते हैं, RIT राइट्स जो होती है ना, वे क्या है कि जो बड़े बड़े IT पार्क है ना उन्हें किराए पे लेती है, और उसका आपको एक सडनली कुछ अमाउंट जो है वो मिलता रहता है। ये भी एक मतलब पोर्टफोलियो एलोकेशन का ही हिस्सा है, या जो आप पोर्टफोलियो में बना रहे हो किसी पोर्टफोलियो को, तो उस पोर्टफोलियो में कितने परसेंटेज क्या क्या रखना, ये उसी का हिस्सा है। ज़्यादातर भारत के अंदर जो गोल्ड लिए जाते हैं वो ना क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में भी नहीं बेचते वहाँ के लोग। हमारे यहाँ तो एक आदमी की नेचर में ही है कि भाई जो गोल्ड लिया गया है एज वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो हिस्सा हो गया, वो बेचना नहीं है। या आपने सपोज करो कोई प्लॉट लिया या प्रॉपर्टी ली, तो एक डिपेंड करे कि सभी बास्केट एक ही अंडे ना रख लें पूरे, पता चले एक बार स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए आप रोड पे आ जाओ। इसलिए जो एलोकेशन है ना वो बहुत ज़रूरी है पोर्टफोलियो का, कि आपका भाई एलोकेशन क्या होना चाहिए। अब दूसरी बात कर लेते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि विल नहीं बनाते, मतलब बहुत से लोग क्या ना ट्रस्ट बनाते हैं ना विल बनाते। इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है? देखो साथियों, जब आप फाइनेंशियली प्लानिंग करते हो तो उसके लिए एक आवश्यकता पड़ती है आपको कि आपके जाने के बाद जो फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फैमिली के अंदर जो पारिवारिक विवाद हैं वो ना बढ़े। बहुत से लोग नॉमिनी कर लेते हैं, लेकिन नॉमिनी बनने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। लगभग 82,000 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड ऐसा पड़ा है जो 7 साल से अभी तक क्लेम नहीं हुआ। वो क्लेम क्या होता है, जर्नली जो 7 साल तक कोई क्लेम में नहीं हुआ उसे वो अलग डाल देते हैं। तो ऐसा LIC या डिफरेंट म्यूचुअल फंड में समझ लो आप, वो पड़ा है। और अभी तो उसके बीच में कुछ ऐसा भी होगा जो 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार हमने तो जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है तो हमें तो आवश्यकता नहीं है ना। साथी ऐसा नहीं है। जब आप जॉइंट अकाउंट खुलवाते हो ना, सपोज करो आपने अपनी मिसेस का जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और उस अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़े हैं और उसके सिचुएशन में आपकी डेथ हो जाती है, तो उस 1 लाख रुपए की जो मालिकाना हक है वो तुम्हारी मिसेस का नहीं है, तुम्हारी मिसेस का 50,000 है, और जो बचा हुआ 50,000 है ना वो इक्वल, अगर कोई दावा दायर कर देता है तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी में, क्योंकि वो तो इस सब चीज़ों को कोई बताता नहीं है ना, इन चीज़ों को कोई कभी दिमाग पर लाता। बोलते हैं कि यार नॉमिनी है तो नॉमिनी का मतलब तो पूरा पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी परिवार में किसी के फैमिली में डिस्ट्रीब्यूशन या पारिवारिक विवाद, आज भी साथियों 62% से जो ज़्यादा मामले हैं ना वो सिविल केसेस हैं जो आज भी चल रहे हैं। वो काहे के हैं? वो फैमिली डिस्ट्रीब्यूट को लेकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं हो रहा। कोई बोल रहा हमारा इतना हिस्सा मिलना था, कोई बोल रहा हमारा इतना हिस्सा था। तो आप अपनी विल बना के रखें, एक या तो ट्रस्ट बना ले, विल बना ले। विल ज़्यादा आसान रहता है। कुछ लोग इससे थोड़ा सा इसलिए बचते हैं कि उन्हें लगता है कि यार विल बनाना बड़ा कठिन है। नहीं, आप किसको क्या देना चाहते हैं वो उस विल में खोल के रख दें कि हमें अपने इस मेंबर को ये देना, इस मेंबर को ये देना, इसको ये देना, या ट्रस्ट बना दें, ताकि आपके ना रहने के बाद ये एक फैमिली जो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा है। क्योंकि जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले हैं जिनके पास में करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है ना, वो ये मिस्टेक कर देते हैं और बाद में उन्हीं की प्रॉपर्टी पे उन्हीं के परिवार में बाद में विवाद होता है और ना फिर बिजनेस रहता ना वो खुद रहते। तो इसीलिए अपने समय रहते ही अपनी एक विल बनाएं, भले ही आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें एसेट खोलें कि भाई तेरे हमारे पास में ये एसेट है, किस किस को लोन दे रखा है, किससे लोन ले रखा है, किसको आपको पैसा देना है, टोटल एसेट की वैल्यू इतनी है, उसकी इतनी है। उसमें फिर आप अपनी इच्छा अनुसार जिसको जितना खोलना वो खोलें, क्योंकि विल बहुत ज़रूरी है। विल अगर आप नहीं बनाओगे ना तो बाय मिस्टेक अगर इन केस आपको कुछ हो, ये क्या ना थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट है। जब भी आप किसी को बोलते हो ना कि कल तुम मर जाओगे तो क्या होगा, तो आदमी बोलता है नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास में बहुत समय। लेकिन ये कड़वा सत्य है साथियों, जिसकी का जन्म हुआ है वो मरना जरूर सत्य है, इसे हम झुझला नहीं सकते। तो मरने से पहले अपने कुछ जो हमारे काम है ना वो ऐसे करके जाएं जो बाद में दिक्कत ना आए। आज भी 62% जो केस है ना अभी भी चल ही रहे हैं, सिविल मामले हैं वो अटके हैं, परिवार में विवादित मामले हैं जो अटके हैं तो अटके हैं। अब क्यों? क्योंकि
अधूरे काम छोड़ दिए, अधूरे छोड़ दिए, उसके आगे कुछ प्रक्रिया ही नहीं हो रही। क्यों? अब देखो बात समझो, अगर हम बोलें कि भारत के संविधान में उसका कुछ अनुच्छेद नहीं है, भारत के संविधान तो ऐसा कर देगा, भारत के संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, पर उल्लेख के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 में स्पष्ट लिखा है कि भाई ये जो है ना, अब ये नियम जो है ना, ये हिंदू, जैन और सिख तीनों पर लगता है। फिर 1913, अब अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो तो आप समझ चुके होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई जो मुस्लिम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ या अन्य अन्य डिफरेंट जो तरीके हैं, वो एक तरह से उलझ जाता आदमी, करना नहीं चाहता, करना ही इसलिए नहीं चाहता कि थोड़ा सा टिपिकल रास्ता है। तो इसीलिए SWP डालते समय ये भी ध्यान रखें कि क्या नहीं करना। दूसरा, SWP डालें तो ये देख लें कि कौन से फंड में डाल रहे हैं। प्रयास करें कि जो डेट फंड है ना, डेट फंड से अपनी SWP डालें, जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, और SWP डालें सिस्टम उससे। और जो तुम्हारा इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड जो आपने डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में कर रखा है शेयर मार्केट में जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि वो डेट वाला जो पैसा है ना, वो आपको फिक्स है, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होता है, गोल्ड में इन्वेस्ट होता है, तो वहाँ आपका पैसा फिक्स है, वहाँ कम ज़्यादा नहीं होने का। तो वहाँ आप रिस्क मत लो। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे ना 12-15% का म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट से करने से मिलेगा, तो आप 15% ना करके आप प्रयास करो कि यार मैं शुरू में 10% लूँगा, और पहले आपका जो कुछ पैसा है, जितनी आपकी दैनिक ज़रूरतें हैं, जितना आपको SWP चाहिए ना, उतना आप डेट फंड से विड्रॉल करो, ताकि आप जब स्टॉक मार्केट गिरे और क्रैश हुए उस सिचुएशन में आप जो आपके पास कैपिटल है, उस कैपिटल को नीचे के अमाउंट पर निवेश कर सको। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो उस सिचुएशन में आपको NAV मिलती है, नेट एसेट वैल्यू, और नेट एसेट वैल्यू तब ज़्यादा मिलती है बाजार गिरा हुआ होता है। और जब आपका कोई म्यूचुअल फंड में निवेश होता है तो आप ये देखते हो कि स्टॉक मार्केट में जो डायरेक्ट निवेश करते हैं वो उनके अंदर ज़्यादा घबराहट होती है, एज द म्यूचुअल फंड वालों के अंदर कम रहती है। कारण ये है कि म्यूचुअल फंड में आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया तो वो 1 लाख रुपया आपका लगभग 50 कंपनियों में लगा, तो एक कंपनी में आपका 2000 रुपये लगा, सपोज करना है ना। अब अगर कोई कंपनी एक नीचे भी चली गई, कोई ऊपर चली गई, तो 50 कंपनी एक साथ में बैंकक्रप्ट होंगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में करते हो तो आप किसी एक कंपनी में निवेश करते हो, उस कंपनी के अंदर अगर आपको डीपली नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल नहीं है, टेक्निकल नहीं पता, बिजनेस क्या है वो नहीं पता, आपको कुछ अल्टीमेटली पता ही नहीं, तो वहाँ आप इनकरेक्ट हो जाओगे, इसकी उम्मीद जो है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से, SIP का माध्यम से कोई निवेश करता है, वो मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि वो एज द रोड पे आ जाए। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करने वालों के साथ में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और जो FNO है वो तो समझ लो कि वो नंगी तलवार से खेल रहे हैं, और वो भी नंगी तलवार है, बिजली से चलने वाली है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो उनसे चल रही है, बाकी वो चल बिजली से रही है, वो उनकी साथ भी काट सकती है। तो कुल मिला के ये ध्यान रखें कि SWP डेट फंड से डालें कुछ दिन के लिए, और 1 साल 2 साल अपने म्यूचुअल फंड को जिससे आप एक SWP डालना चाहते हैं उसे पहले ग्रो होने दें, ताकि फ्यूचर में आप उसके लिए कुछ एफर्ट कर पाओ। नहीं तो होगा क्या कि आपका जो कैपिटल है वो 10 से हो जाएगा 5, और जब आप 5 से डबल 10 जाना ना, आपको अपनी कैपिटल तक जाना है, तो वहाँ से आपको 100% जाना पड़ेगा। आपका जो रिटर्न होना होगा ना वो 100% होगा, और 100% आप रिटर्न निकाल नहीं पाओगे, आपके साथ हो जाएगी तकलीफ। तो इसीलिए ये बहुत एलोकेशन वाला जो सिचुएशन है ना, ये बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि मालूम, पहली बात तो बहुत से लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं ना वही नहीं पता कि यार फाइनेंस को लेकर के अपने हेल्थ इंश्योरेंस के कितना इंपॉर्टेंट है, टर्म इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, या फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, या विल क्यों ज़रूरी है, या तो आपको SWP डालना क्यों ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड करना क्यों ज़रूरी है, रियल इस्टेट में निवेश कहाँ करें, या पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। वो क्या है कि जो आपके पास में नगद में कैश है वो उसी को पोर्टफोलियो समझते हैं, वो पोर्टफोलियो नहीं है। आपके पास जो टोटल एसेट है ना, आपके पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, घर, आप उसको पूरे को जोड़ो और उसका फिर पोर्टफोलियो एलोकेशन देखो। अगर आपकी 1 करोड़ की वेल्थ बनती है सब जोड़ के, तो उसमें देखो कि आपके पास गोल्ड कितने का है, आपके पास रियल इस्टेट कितने का है, आपके पास में स्टॉक कितने के हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड कितने का है, आपके पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने की है। तो इसको आप पोर्टफोलियो बोलते हैं। जो बोलते हैं ना वॉरेन बफेट की एक ही बास्केट में सभी अंडे नहीं डालने चाहिए, उसका मतलब ये होता है
कि अमेरिका में क्या है कि वो अमेरिका पूरा कैशलेस इकोनॉमी के जैसे चलता है। उनके यहाँ पे हमारे यहाँ के जैसे नहीं है कि आप लैंड खरीद ली तो वो हमारी होगी, सोना खरीद लिया तो हमारा हो गया। उनके सब डिजिटल है। जैसे SGP गोल्ड बॉन्ड जारी होते हैं ना, बिक गए खरीद लिए बिक गए, तो वो क्या है, वो बोलते हैं कि आप पूरा का पूरा निवेश पैसा एक ही स्टॉक में मत लगाओ या एक ही बास्केट में मत लगाओ, ताकि अगर कभी भी घोर मंदी भी आएगी तो आपकी जो करेंसी है ना, या आपकी एक तरह से जो एलोकेशन है वो आपको बचा लेगा। सपोज करो एक स्टॉक मार्केट में आप बिल्कुल क्रैश होगी स्टॉक मार्केट, तो आपके 20 रुपये डूबे, आपके पास 80 रुपये तब भी बढ़िया है। अगर इन केस घोर मंदी आ गई, जो ज़मीन की कीमत है वो कोटियों में बाहर हो गई, तो आपके पास 4 फिर भी है, तो आप अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन बनाओ। वो आपको वित्तीय सलाहकार ही बना पाएगा। वित्तीय सलाहकार को पहले पूरी चीज़ें बताओ। जैसे वकील होता है ना, वकील से कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। वकील को जब तक आप खुल के नहीं बताओगे तब तक वकील उसका सलूशन नहीं दे पाएगा। डॉक्टर है आपका, जो डॉक्टर है उससे आपको जब तक नहीं बताओगे ना दर्द कहाँ है, या पेशाब कैसा आ रहा है, या अगर कोई दिक्कत है, मल आ रहा है तो कैसा आ रहा है, तो जब तक आप उनसे खुल के नहीं बताओगे तब तक वो उसका सलूशन नहीं बता पाएंगे। क्योंकि उसके लिए एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि भाई सपोज करो मुझे आपके बारे में आपका एलोकेशन बताना है, या कुछ भी आपका जो पोर्टफोलियो है उसका एनालिसिस करना है, तो उसके लिए मुझे पहले तो आपकी जो ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखनी पड़ेगी। आपकी एज क्या है, आपकी हेल्थ क्या है, आपके ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है, कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंस हैं और कब तक हैं, कितना आपके पास कैपिटल है, कितने आपके पास में बोरो है, उधारी कितनी है लोगों की, फिर उसके बाद में आप रिस्क कितना ले सकते हो, आपकी एज क्या है। ऐसी जो निर्भरता जिसे हम बोलते हैं कि भाई आपके ऊपर जो व्यक्ति डिपेंडेंस है वो उसके बारे में आपके क्या भाव हैं। तो ये सब चीज़ें देखे बिना किसी को भी कुछ भी स्टॉक, मैं कभी किसी को स्टॉक खरीदने बेचने की क्यों नहीं राय देता कि यार मैं तो बिल बोल के निकल जाऊंगा, वो पता चले उस कंपनी में मेरे बाद नेगेटिव खबर आ गई, अब वो अवसर रखे ही बैठा, उनने बोला भाई ने बोल दिया मतलब ले लियो। मैं किसी को बोलता हूँ ये फलाना बिजनेस पढ़ सकते हैं, अब वो पता चला पढ़ना तो छोड़ो, उनने क्या किया वो देख लिया और उठा लिया। भाई पहले उसका ये देखना पड़ेगा आपको बुल बेयर्स और बेस सिनेरियो क्या है, क्या वो बुल रन में जा रही है, चाहे वो सेकंड स्टेज में है, क्या वो कंसोलिडेशन जोन में है, क्या उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो कैसे आ रहे हैं, ऑर्डर बुक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका किसी एक ही कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो, ऐसा तो नहीं है कि एक ही कस्टमर के भागने से वो कंपनी रोड पे आ जाए। तो यार ये सब चीज़ें भी तो देखो जाएंगी। मैंने अगर बोल दिया आपको कि वो कंपनी पढ़ लो, कंपनी अच्छी है, ठीक है, तो आपने कंपनी तो पढ़ी नहीं, आपने क्या करा, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाया और वो कंपनी उठा ली। अरे यार भैया ने बोला था भाई पहले पढ़ो ना, बिजनेस समझो ना, धंधा समझो। पढ़ने का मतलब क्या है कि भाई उस कंपनी की कौन कौन सुनो। मैनेजमेंट ने जो पिछले 3 सालों में जो अपनी आगे की गाइडलाइन दी है वो देखो क्या दिया है, क्या क्या कंपनी के बारे में थ्रेट्स हैं जो कंपनी को भविष्य में जिनका सामना करना पड़ सकता है। ऐसे कहाँ है कंपनी की इन्वेंट्री तो नहीं फंस रही, और इन्वेंट्री फंस रही तो कितने दिन की फंस रही है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के ट्रेड रिसीवल में पैसा अटका रहा हो, 3-3 साल से नहीं आ रहा हो, आपको बैलेंस शीट पर तो दिख रहा है, नेट प्रॉफिट दिख रहा है, ट्रेड रिसीवल में पड़ा है, पैसा आ ही नहीं रहा। अरे यार माल उठा के आपने बेच दिया आपने, पैसा नहीं आ रहा, ट्रेड रिसीवल में अटक गया। आपने पता चला माल तो उठा लिया, उठा के गोदाम में रख दिया, तो आपकी इन्वेंट्री फंस गई। तो ये भी तो देखना होगा कि यार मैंने बोला पढ़ लो। जैसे इन फ्यूचर अभी भविष्य की मतलब मैं आपको किसी भी कंपनी को डीपली जाके क्यों बोलता हूँ कि यार हम बिना कंपनी पढ़े हम कुछ नहीं बता सकते। जैसे कोई डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर का सिंपल सा फंडा, आप डॉक्टर के पास जाओ कि यार भाई साहब बड़ी घबराहट सी हो रही है, तो डॉक्टर पहली फुर्सत में बोलेगा कि एक काम करो, इनका ECG करो। क्यों? पहले वो धड़कन देखेगा कि यार ये हार्ट फेल तो नहीं होना वाला है, इसको दर्द तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जैसे मतलब मैं बोलता हूँ कंपनी पढ़ो। जैसे ऐसा मुझे लगता है कि जो गार्डन रिच शिपयार्ड है या जो कंपनी है जो जहाज़ बनाती है ना पानी के, उन कंपनियों में आने वाले 5 सालों में भयंकर ग्रोथ आने वाली है, भयंकर। और ये कंपनी यहाँ से 3-3 गुना 4-4 गुना होगी। तो भाई मैं उसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनियों के दूसरी देशों के साथ में टाई अप हो रहे हैं, गार्डन रिच शिपयार्ड के हो रहे हैं, या जो डिफेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं उनके हो रहे हैं, मझगांव डॉग है, या जितनी भी कंपनी है। अब ये कंपनी ऑर्डर ले रही है, ऑर्डर ले रही तो ये जहाज़ बनाएंगे मतलब जितने भी दुनिया के अंदर जहाज़ अभी चल रहे हैं ना पानी के, उन पानी के जहाज़ों को सबसे ज़्यादा पता कौन बनाता है? उन्हें बनाती है चाइना और दूसरे नंबर पर है जापान। ये 2 ही जहाज़ हैं जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और भारत के यहाँ से नहीं बनते।
तो भारत का इसमें स्कोप बहुत है, क्योंकि जब चाइना के ऊपर अमेरिका एक्शन लेता है, अभी अमेरिका ने एक्शन लिया कि अगर वो चाइना का बना हुआ जहाज़ है तो हम उससे $80 प्रति टन के हिसाब से अलग से एडिशनल ड्यूटी लेंगे। तो भाई इस तरह की जो इनकी तनातनी कोई अभी पहली नहीं है, इनकी लंबी तनातनी रहेगी, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। आप ये नहीं सोचो कि इनकी तनातनी ख़त्म होगी, क्योंकि हमेशा जब मान लो मैं किसी पोस्ट पे हूँ और मैं अपने से नीचे वाले को चाहूँगा कि यार ये मेरे बराबरी पे नहीं आ जाए, तो इसीलिए अमेरिका चाहेगा कि चाइना बराबरी पे नहीं आ जाए, और चाइना चाहेगा कि यार मैं पहला वर्ल्ड लीडर बन जाऊँ। कारण ये है कि चाइना दबे पाँव गोल्ड अपने पास इकट्ठा करता जा रहा है, दबे पाँव चांदी इकट्ठा करता है, दबे पाँव पूरी दुनिया को एक तरह से मोनोपुलेट करने के लिए रियल अर्थ मटेरियल को लेकर बैठा है। फर्टिलाइज़र, स्पेशल फर्टिलाइज़र, हमारे यहाँ जो दवाओं में इंग्रीडिएंट लगती हैं वो, मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हैं, बिना उस चाइना के काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब चाइना चाहता है कि मैं वर्ल्ड लीडर बन जाऊँ, अमेरिका चाहता है कि ये बनना नहीं चाहिए। ये भी तो लंबा खेल है, तो ऐसा थोड़ा ही है कि मतलब बात बीचने वाले नहीं है, ये चलता रहेगा। तो इसीलिए जो तुम्हारा हमारे जो शिपयार्ड वाली कंपनियां हैं, इन कंपनियों में मुझे लगता है कि आने वाले साल 2 साल में भयंकर ग्रोथ में देखने के लिए मिल रही है। भाई ग्रोथ क्या है, ऑर्डर दिख रहे हैं ना, आप ऑर्डर देखो ना, कंपनी की जितनी कंपनी का टोटल वर्थ है ना, उससे ज़्यादा कंपनी के पास में ऑर्डर पड़े हैं। तो भाई ऑर्डर सामने आएंगे तो बैलेंस शीट पे प्रॉफिट आएगा ना, बैलेंस शीट पे प्रॉफिट आएगा तो कंपनी के ओयूएम हो रहे हैं, दूसरी जो कंपनियां हैं उनके साथ ओयूएम हो रहे हैं। जो मजगांव डॉग है ना, उसके साथ में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि मजगांव डॉग सरकारी कंपनी, और उसको जो ना कुछ डिफरेंट तरीके से डायरेक्ट नहीं मिल सकता। जैसे पीएसयू बैंक है ना, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, और उसमें जो प्राइवेट बैंक है जैसे एचडीएफसी है, तो एचडीएफसी को थोड़ी सी फ्रीडम है और पीएसयू बैंकों को फ्रीडम नहीं है, क्योंकि उससे सरकार के दायरे में काम करना है। तो इसलिए ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत कुछ लग रहा है, मैं सब चीज़ स्पष्ट नहीं बोल सकता, मेरी मजबूरी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो नीचे दिए गए डिस्कशन पे जाकर लिंक दिया गया, आप उस पर ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।